Dear students, hope you all will be fine and will be taking care of yourself. By the way, this is me, Akib Rashid, your English teacher and education coordinator, Britain International School System. Beta, I'm here with a test discussion. आपका टेस्ट है ये रिगार्डिंग योर यूनिट नंबर 4 and 5. तो लेट्स सी कि आपके टेस्ट में क्या है और इसमें करेक्ट आपके पास आंसर जो है वो क्या है. सो इफ़ यू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, ये आपका MCQs का है जैसे एज यूजुअल होता है. तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो हम लोगों ने लिया है कि चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स. फर्स्ट वन आपका जो है वो एडहेसिव है. एडहेसिव के यू नो कि स्पेलिंग जो है ADHESIVE होते हैं. तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस में ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन जिसमें ADHESIVE है एडहेसिव. तो जब आप प्रोनाउंस करते हैं इसको बेटा तो करेक्टली प्रोनाउंस करेंगे तो यू विल बी फाइंडिंग इट ईजियर कि आप उसको वर्ड को ईजिली जो है वो चूज़ करेंगे. सेकेंड MCQ है इन्फेक्शन, INFECTION इन्फेक्शन. तो ये फर्स्ट वन ऑप्शन है अगेन ये करेक्ट ऑप्शन. इफ़ यू मूव टुवर्ड्स बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 तो इसमें आपके पास सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हैं. ठीक है, तो वर्ड के मीनिंग देने हैं या एंटोनिम देना है. जैसे कि मैंने आपको लेक्चर में भी अपना इस हवाले से कहा था कि बेटा आपने गौर से ये देखना है कि यू आर सपोज टू फाइंड इट्स मीनिंग या उसका एंटोनिम फाइंड करना है. तो पहले ऑप्शन में देखते हैं हम नंबर 3 द वर्ड डेब्रिस मीन्स. डेब्रिस बेटा जो रेजिडुअल पार्ट होता है जब आप किसी बिल्डिंग को या किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो रेजिडुअल पार्ट होता है उसको आप डेब्रिस कहते हैं, कचरा जिसको कह सकते हैं. तो यहाँ पे आपके पास 3 और 4 ऑप्शन हैं, रबल, सॉइल, सैंड या मड. सॉइल, सैंड या मड जो है वो रिमेनिंग पार्ट नहीं होता, ये आप कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं इसको. लेकिन जो इसमें राइट ऑप्शन है दिस इज रबल. अगर आप नंबर 4 की तरफ चले MCQ में तो अब यहाँ पर देखिए गौर कीजिएगा एंटोनिम. अब आपने एंटोनिम बताना है, इसका उलट बताना है. द एंटोनिम ऑफ माइटी इज. माइटी आपको मालूम है कि किसी बड़े को, स्ट्रॉन्ग को, हेल्दी को कहते हैं. तो यहाँ पे आपके पास इसका एंटोनिम जब आपने बताना है देखिए ऑप्शंस हैं पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, ग्रैंड या वीक. तो बाकी तीनों मीनिंग जो है वो इसके सिनोनिम्स में जा रहे हैं, लेकिन एक वर्ड है जो कि इसका एंटोनिम है विच इज़ वीक. डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन. सी पार्ट की तरफ चलते हैं. इसी में एक और आपका जो है नंबर 5 देयर एंसेस्टर्स. मीनिंग ही अगेन बताना है. देयर एंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली. ठीक है, एंसेस्टर को अंडरलाइन किया हुआ है. एंसेस्टर का मतलब क्या होता है? आबा व अजदाद. तो यहाँ पे ऑप्शंस जो आपके पास दी हुई हैं दिस इज रिलेटिव, फोरफादर्स या सक्सेसर्स या नन ऑफ दीज. तो आपके पास इसमें राइट ऑप्शन है फोरफादर्स, वो भी आबा व अजदाद को कहते हैं. तो एंसेस्टर मीन्स फोरफादर्स. उसके बाद अब आप सी पार्ट की तरफ आ जाएं. चूज द सूटेबल ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड. फर्स्ट वन इज और जॉब इज टू कीप द ऑडियंस हैप्पी. ऑडियंस आपको पता है कि हुजूम को कहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं. तो जब ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, कौन सा नाउन यूज़ करते हैं? वो यूज़ करते हैं कलेक्टिव नाउन. तो यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है कलेक्टिव नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या नन ऑफ दीज. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इज कलेक्टिव नाउन. उसके बाद आप नंबर 7 की तरफ मूव करें. द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू द रूथलेसनेस. ठीक है, अब रूथलेसनेस क्या है? कोई ऐसी चीज़ है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है या एक कोई ऐसी चीज़ है जिसको जस्ट आप आइडियाज़, फीलिंग्स या इमोशंस में लेते हैं. तो अगर आइडियाज़, फीलिंग्स या इमोशंस में होगा तो वो क्या बन जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास जो 4 ऑप्शंस हैं वो है कलेक्टिव नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या नन ऑफ दीज. तो रूथलेसनेस की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये जस्ट आइडियाज़, इमोशंस या फीलिंग्स में आएगा, आइडियाज़ के मीनिंग में आएगा, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. लास्ट वन, लास्ट MCQ आपका है दे रेस्टेड एट सनसेट. एट सनसेट किस चीज़ को एड्रेस कर रहा है? ये रेस्टेड को एड्रेस कर रहा है, आपके वर्ब ही को रेफर कर रहा है. तो बेटा ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि रेफर कर रहा हो वर्ब को, तो वो एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपके पास ऑप्शन? एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज और प्रीपोजिशन फ्रेज. तो बी इज द राइट ऑप्शन, एडवर्ब फ्रेज. ठीक है, विद दिस योर MCQs आर ओवर. अब हम चलते हैं आपके सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इनके जवाब देने हैं. पहला है हाउ इज एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट गुड इन हीलिंग द वूंड.
कि एक एंटीबायोटिक क्रीम या ऑइंटमेंट जो है वो हील को वूंड करने में कैसे हेल्प करती है। आपने टेक्स्ट में पढ़ा था कि दे डू नॉट हील द वूंड डायरेक्टली, खुद से तो नहीं करेंगे, लेकिन ये प्रोसेस को फास्टर कर देते हैं, ठीक है। जो वूंड हीलिंग का प्रोसेस है उसको फास्ट कर देते हैं। सेकेंड वन, व्हेन डू यू नीड टू सी अ डॉक्टर। अब देखें, आप लोगों ने अगेन टेक्स्ट में पढ़ा था कि जब कभी आपको चोट लग जाती है, कोई कट आता है, कोई स्क्रैप आता है आपका, तो वहाँ पर आपने क्या करना होता है, आप फर्स्ट एड सबसे पहले देते हैं, ठीक है। उसको कवर करते हैं, वूंड को आप पहले उसको रिंस करते हैं, कवर करते हैं, तमाम चीज़ें, यानी कि प्लास्टर लगाते हैं या बैंडेज लगाते हैं। लेकिन स्टिल अगर आप देखते हैं कि आप जो ब्लीडिंग है वो कंट्रोल नहीं हो रही, तो फिर आप डॉक्टर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ आपने इसमें मेंशन करनी है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले, तो दिस इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू, उर्दू है, एक इंग्लिश पैराग्राफ है जिसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। चेंज द ड्रेसिंग एटलीस्ट डेली और व्हेनेवर इट बिकम्स वेट और डर्टी, कि जो पट्टी है उसको कम से कम रोज़ाना या जब कभी ये गीली या मैली हो जाए तो तब्दील करें। इफ़ यू आर एलर्जिक टू एडहेसिव यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, अगर आप ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होने वाली लेस से एलर्जी होती है, यू स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग्स, तो फिर बगैर लेस वाली पट्टी इस्तेमाल करें और स्टीराइल गॉज या साफ जरासीम से पाक की हुई जाली इस्तेमाल करें। हेल्ड इन प्लेस, जो अपनी जगह पे रखी होती है, विद पेपर टेप, कागजी टेप से अपनी जगह जोड़ी जाती है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होने वाली लेस से एलर्जी होती है, तो बगैर लेस वाली साफ जरासीम से पाक जालीदार टेप लगाएं, जो कागजी टेप से अपनी जगह पर जोड़ दी जाती है। गॉज रोल, जालीदार गोल पट्टी इस्तेमाल करें। फॉर लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेजेस, या ढीले अंदाज से की जाने वाली, इलास्टिक मतलब लचकदार, बैंडेज पट्टी, लचकदार पट्टी इस्तेमाल करें। These supplies generally are available at pharmacies। तो ये चीज़ें, सप्लाइज का मतलब यहाँ पे अशिया, चीज़ों के मीनिंग में आएगा कि ये तमाम चीज़ें जो ऊपर आपसे सारी बात की गई है, ये तमाम चीज़ें दवाखानों पर, फार्मेसीज मतलब दवाखानों पर दस्तियाब, अवेलेबल मतलब दस्तियाब। इसके बाद अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखें। राइट द समरी ऑफ द पोएम द रेन बाय W.H. डेविस। बेटा समरी लिखते वक्त मैंने आपको एक दो चीज़ों में शायद उस वक्त में भी बताया था कि पहले पैराग्राफ में आपने राइटर का इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके स्टाइल ऑफ राइटिंग के बारे में लिखेंगे, ठीक है। जब आप द रेन समरी लिख रहे हैं, यहाँ पर आर स्मॉल लिखा हुआ है, लेकिन आपने दोनों कैपिटल लिखने हैं, टी भी कैपिटल लिखेंगे, रेन का आर भी कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब हर पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तो तमाम पैराग्राफ्स को स्टार्ट करते वक्त 1 वर्ड गैप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोटेशन जो आप इसमें ऐड करेंगे वो आप टेक्स्ट से नहीं ले सकते, ठीक है। जो पोएम के अंदर मौजूद टेक्स्ट है वहाँ से आपने नहीं लेनी कोई भी कोटेशन। 1 या 2 कोटेशन अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो आप अदर देन टेक्स्ट कहीं और से ले सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग का ख्याल रखना है आपने। स्पेलिंग्स की अक्सर बच्चे जो है वो इसमें कॉमनली एक मिस्टेक कर देते हैं, तो उनका ज़रा खास तौर पर प्रैक्टिस कर अच्छे से और फिर ख्याल रखें। उसके बाद अब आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है यूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। पहला वाला है हेल्दी एंड हेल्पफुल। तो जब मैंने आपको लेक्चर दिया था हेल्दी एंड हेल्पफुल के बारे में, मैंने आपको बताया था कि हेल्दी का मतलब होता है सेहतमंद, और हेल्पफुल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो दूसरों को सेहत दे, यानी कि सेहत बख्श, ठीक है। तो हेल्दी के बारे में आप कहेंगे कि ही इज़ अ हेल्दी मैन, और हेल्पफुल में आप किसी चीज़ को जैसे फ्रूट या मिल्क की बात कर सकते हैं कि मिल्क इज़ अ हेल्पफुल डाइट। उसके बाद आप नंबर 2 सेकंड पैराग्राफ आपका पेयर ऑफ वर्ड है, ये है लेटर एंड लेटर। तो फर्स्ट वन जो लेटर है LETTER, इसका मतलब है खत, और जो सेकंड वन लेटर है उसमें मैंने आपको बताया था कि जब 2 चीज़ों का जिक्र किया जाता है, जैसे कि वेल्थ और हेल्थ, तो उसमें जो बाद में आने वाली चीज़ है लाइक तो उसमें लेटर है, वो जो है उसी का जिक्र कर रहे हैं आप, मौखिरुल ज़िक्र, ठीक है। ऑफ वेल्थ एंड हेल्थ द लेटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो बाद वाली यानी कि हेल्थ जो है आपका वो ज़्यादा अहम है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। अब आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इजी पैराग्राफ है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों का आप लोगों ने साथ साथ ख्याल रखना है। मेरी वालदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, माई मदर लव्स मी वेरी मच, ठीक है। वो मेरी सेहत का हमेशा ख्याल रखती हैं, शी ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ माई हेल्थ।
उसके बाद नेक्स्ट है ऐसी खुराक पकाती हैं जो मैं पसंद करता हूँ। शी कुक्स सच फूड एज आई लाइक। वो ऐसी खुराक पकाती हैं जो मैं पसंद करता हूँ। शी कुक्स सच फूड एज आई लाइक। लेकिन मुझे ज़्यादा खाने से रोकती हैं। बट शी स्टॉप्स मी फ्रॉम ओवर ईटिंग। ज़्यादा खाने से रोकती हैं बट शी स्टॉप्स मी फ्रॉम ओवर ईटिंग। मुझे अच्छे अच्छे कपड़े देती हैं। शी प्रोवाइड्स मी गुड क्लोथ्स। ठीक है, शी गिव्स मी गुड क्लोथ्स या प्रोवाइड मी विद गुड क्लोथ्स ज़्यादा कीमती कपड़ों के खिलाफ है। शी इज़ अगेंस्ट द कॉस्टली क्लोथ्स। ठीक है, ज़्यादा कीमती कपड़े। मुझे बाकायदा किताबें पढ़ाती हैं। शी टीचेस मी बुक्स। बाकायदा के लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे रेगुलरली। शी टीचेस मी बुक्स रेगुलरली। मैं अंग्रेज़ी में ज़रा कमज़ोर हूँ। आई एम अ बिट वीक इन इंग्लिश। अगेन मैंने पहले भी मेंशन किया था लेसन में अपने कि इंग्लिश में ई को आपने कैपिटल लिखना है प्रॉपर नाउन में। लिहाजा उन्होंने मेरे लिए एक उस्ताद रखा है। देयरफॉर, लिहाजा का मतलब है देयरफॉर। देयरफॉर शी हैज़ हायर्ड अ ट्यूटर फॉर मी। ठीक है, शी हैज़ हायर्ड अ ट्यूटर फॉर मी। वो मुझे रोज़ाना पढ़ने की ताकीद करती हैं। शी इंसिस्ट्स मी टू स्टडी डेली। बेटा इसके साथ आपकी जो पेपर की डिस्कशन है दिस इज़ ऑल ओवर और आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।